एक बार फिर स्वागत है आपका दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल बी पॉजिटिव एजुकेटर में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है उसका रिवीजन कराया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट यूनिट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यदि हम गत वर्षों या प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें कि यूनिट फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हम यदि 2019 का पेपर देखें तो डेट नंबर के 2 प्रश्न आए थे। इसमें पहला था कि मैथमेटिक सेगमेंटेशन या विखंडित खंडीभवन की परिभाषा क्या है। विखंडित खंडीभवन की परिभाषा देखें तो मैंने आपको यह बताया था कि ऐसे जंतु जिनमें शरीर है वो समान रूप से कई खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड में एक निश्चित अंग या अन्य कोई अंग तंत्र पाया जाता है, उसे हम विखंडित खंडीभवन या मैथमेटिक सेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा इसमें पूछा सन प्रोटोजोआ के वर्गों के नाम, मतलब कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके क्लासेस के नाम पूछे तो यह बता देंगे। मैंने आपको प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ाया हुआ है। तीसरा यदि हम मेटाजेनेसिस की परिभाषा पूछा था जो कि 3 नंबर का प्रश्न आया था। मेटाजेनेसिस की परिभाषा में आपको यह बताना होगा कि जो यह सिलेंडरता का प्रमुख लक्षण है और जो इसमें जीव है वो अलैंगिक और लैंगिक जो पीढ़ी है उनके मध्य एकांतन होता है। मतलब पहले अलैंगिक पीढ़ी बनती है, उसके बाद में यह अलैंगिक जन के द्वारा लैंगिक विधि बनाती है और पुनः जो लैंगिक विधि है वो पुनः अलैंगिक विधि में रूपांतरित हो जाती है। तो यदि हम सिलेंडरता की बात करें तो यहाँ पर अलैंगिक विधि तो पोलिप है और लैंगिक विधि मेडूसा है। तो पोलिप है वो अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा का निर्माण करता है और मेडूसा है वो पुनः लैंगिक जनन द्वारा पोलिप का निर्माण करता है। उसके बाद में प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में अंतर पूछा गया था। तो इनमें मुख्य अंतर यह है कि जो प्रोटोस्टोम है, प्रोटो मतलब पहले, स्टोम का मतलब वो, इनमें जो मुख का निर्माण है वो पहले होता है और गुदा बाद में बनती है। और ड्यूटेरोस्टोम का मतलब यह हुआ कि इसमें वो मुख का निर्माण है वो बाद में होता है जबकि गुदा का निर्माण पहले होता है। और इसमें अनेक अंतर हैं जो मैंने आपको वर्गीकरण के आधार पर आते समय आपको बताए थे। उसके बाद इसमें पूछा गया पंच जगत परिकल्पना पर टिप्पणी। तो पंच जगत परिकल्पना या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह आर.एस. विटेकर द्वारा दिया गया था जो कि 1969 में आया था। उसके बाद में यदि हम देखें तो विटेकर ने विभिन्न आधार पर संपूर्ण जंतुओं को 5 जगत में विभाजित किया। इसमें से इन्होंने पहला जगत रखा मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर इन्होंने सभी एककोशिकीय जंतु रखे, पर एककोशिकीय जंतुओं में भी ऐसे जंतु रखे जो कि प्रोकैरियोट थे, मतलब कि इनमें केंद्रक एकदम ही आदिम था और इनमें जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो अनुपस्थित थे। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया आते हैं और इनमें जनन है वो ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। उसके बाद में यदि हम दूसरे जगत की बात करें तो यह प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ में विटेकर ने ऐसे जंतुओं को सम्मिलित किया जो कि एककोशिकीय थे लेकिन या यूकेरियोट थे, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जा रहे थे और इनमें केंद्रक भी काफी विकसित था। इसमें प्राय अमीबा, स्पोरोजोआ ऐसे जीवों को रखा गया। उसके बाद में यदि हम तीसरा जगत देखें तो वह था कवक या फिर फंजाई। तो फंजाई की बात करें तो इनमें कोशिका वृत्ति काइटिन की पाई जाती है और यह विषम कोषीय होती है। उसके बाद में यह बहुत विविधता दर्शाती है। उसके बाद में जो जगत रखा गया वह था प्लांटी, जिनमें की सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका वृत्ति पाई जाती है। और 5वां जगत था जंतु जगत, जिनमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है और सीधे ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है और यह गमन करने के योग्य होते हैं, जबकि फंजाई और प्लांटी है वो फिक्स रहते हैं। दो ही प्रकार विटेकर ने वान जगत बनाए
और जिसे हम पंच जगत परिकल्पना या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद में सिलेंडर का वर्गीकरण पूछा हुआ है, तो मैंने इसका पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद में जब 2018 की बात करें तो एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से पहला पूछा गया था कि समिति की परिभाषा क्या है। तो समिति की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि प्रत्येक जंतु में समिति पाई जाती है और जंतुओं की ज्यामितीय अभिकल्पना को हम समिति कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया कि स्काइजोसिलेमेट क्या होते हैं। तो स्काइजोसिलेमेट में मैंने आपको बताया था कि इनमें जो लेगुआ का निर्माण है वो आहार के विपाटन से होता है। उसके बाद इसमें संघ पोरीफेरा के वर्गीकरण के आधार पूछे गए, जो कि 2 नंबर का प्रश्न था। तो संघ पोरीफेरा के वर्गीकरण के आधार मैंने आपको बताए थे कि इनमें जो प्रमुख आधार है वो नाड़तंत्र है। उसके बाद में अनेक आधार हैं जैसे कंटिकाएं और कंटिकाओं का आकार, इनकी संख्याएं आदि। उसके बाद इसमें फाइटोमेस्टिगोफोरा और ज़ूमेस्टिगोफोरा के मध्य अंतर पूछा गया। फाइटोमेस्टिगोफोरा, ज़ूमेस्टिगोफोरा हम सब जानते हैं कि प्रोटोजोआ के वर्ग हैं और मैंने आपको बताया था कि फाइटोमेस्टिगोफोरा में कसाब है वो संख्या में अपेक्षाकृत कम होते हैं और यह स्वयंपोषी होते हैं। और इसके उदाहरण देखें तो इसमें डायएटम, डेस्मिड, सिबुलिना, एक कोशिकीय सेवाल आते हैं। जबकि ज़ूमेस्टिगोफोरा देखें तो इसमें कसाब अधिक संख्या में पाए जाते हैं और यह विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में इसमें 5 नंबर का एक बड़ा प्रश्न पूछा गया कि जंतुओं के वर्गीकरण के आधार को संक्षिप्त में समझाइए। केवल यूनिट 1 के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। और तो जंतुओं के वर्गीकरण के मुख्य आधार में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला आधार है हम वो नोटोकॉड के आधार पर करते हैं। नोटोकॉड के आधार पर जंतुओं को हम 2 समूह में बांटते हैं, कशेरुकी और कशेरुकी, मतलब नॉन कोडेट और कोडेट। नॉन कोडेट में कशेरुक नहीं पाया जाता जबकि कोडेट में यह पाया जाता है। दूसरा आधार हम कोशिकाओं की संख्या के आधार पर करते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जंतु में हमने देखा था कि ऐसे जंतु आते हैं जिनमें केवल एक कोशिकाएं पाई जाती है और जीवन निर्वाह की जो समस्त प्रक्रिया है वो केवल एक कोशिका में संपन्न होती है और इन्हें संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। उसके बाद में यदि हम बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है और स्वयं विभाजन पाया जाता है। इन जंतुओं को हम संघ मेसोजोआ में रखते हैं। उसके बाद में तीसरा आधार हमने संरचनात्मक संगठन के स्तर देखे थे, जो कि कई प्रकार के होते हैं। कोशिकीय, उत्तक स्तर, उत्तक के बाद अंग और अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से और संरचनात्मक संगठन के स्तर देखे थे। हमने विभिन्न के मध्य देखा था कि जो प्रोटोजोआ है वो अकोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाता है, जबकि पोरीफेरा वो कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाता है। और सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा में उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है, जबकि प्लेटिया हेलमिंथेस और एस्का हेलमिंथेस में अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। उसके बाद में हमने चौथा आधार देखा था कि इनमें समिति किस प्रकार की पाई जाती है। तो समिति के आधार पर हमने प्राणियों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, असमित, अजय समित या रेडियल सिमेट्री, द्विपार्श्व समित, बायलेटरल सिमेट्री और चौथा था गोलीय समित प्राणी। तो गोलीय समित हमने प्रोटोजोआ के समूह रेडुलेरियंस में देखा था कि वह प्राणी गोलीय समित होते हैं। उसके बाद में बायलेटरल सिमेट्री में हमने देखा था कि इनमें केवल मध्य रेखा के द्वारा ही प्राणी है वो 2 समान भागों में विभाजित हो सकता है। और इसके उदाहरण देखें तो प्लेटिया हेलमिंथेस से लेकर इसके बाद में जो आने वाले सभी संघ या फाइलम है वो द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं। उसके बाद में हमने यदि अजय समिति की बात करें तो यह सिलेंट्रेटा संघ में और कुछ संघ पोरीफेरा में पाए जाते हैं। और असमित प्राणियों की बात करें तो यह प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में मिलते हैं। मतलब कि इनका शरीर किसी भी रेखा के द्वारा 2 समान भागों में विभाजित नहीं हो सकता है। और अजय समिति में मैंने आपको बताया था कि इन्हें किसी भी तल से गुजरने वाले शरीर के मध्य से रेखा है वो
दो समान भागों में विभाजित कर सकती है। समिति विभाग में हमने अगला आधार देखा था कि जंतु है वो उनकी देह भित्ति या देह गुहा के आधार पर भी 3 वर्गों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ये थे जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है, वह थे एसिलोमेट या एकगुहीय प्राणी। दूसरे ऐसे प्राणी थे जो कि देह गुहा तो पाई जाती थी लेकिन उनमें मेसोदर्म का स्तर नहीं पाया जाता था, बल्कि मेसोदर्म पैकेट के रूप में व्यवस्थित थे। तो ऐसे वर्ग को हमने सीडोसिलोमेट या कूटगुहीय प्राणी कहा। उसके बाद में हमने देखा कि जिनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है उन्हें हम वास्तविक गुहीय या सिलोमेट प्राणी कहते हैं। यदि हम अगुहीय प्राणियों के उदाहरण देखें तो संघ पोरीफेरा से लेकर संघ प्लेटी हेलमिंथेस तक के जितने भी प्राणी आते हैं वे सब है वो अगुहीय प्राणी थे। उसके बाद में हमने एस्केलमेंथिस में देखा कि सीडोसिलोमेट या कूटगुहीय प्राणी होते हैं, और जो एस्केलमेंथिस से आगे आने वाले प्राणी मतलब कि एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट और कोडेटा संघ में आने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब वास्तविक गुहीय सिलोमेट प्राणी कहलाते हैं। उसके बाद में हमने जो वास्तविक गुहीय प्राणी हैं उनको पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया, स्काइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। तो स्काइजोसिलोमेट में हमने देखा कि जो प्राणी है उनमें देह गुहा का निर्माण आंतर के विपाटन या अनाल के विपाटन से होता है, जबकि जो हमने एंटेरोसिलोमेट प्राणी थे उनमें हमने देखा कि उनमें जो देह गुहा का निर्माण होता है वो मेसोदर्म के विपाटन से होता है। इसके बाद में हमने देखा कि जो अनाल है उसके आधार पर भी हमने प्राणियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया ऐसे प्राणी थे जिनमें पहले ब्लास्टोपोर से मुख बनता है, उसके बाद में गुदा बनती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया ऐसे प्राणी है जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले गुदा बनती है, उसके बाद में मुख बनता है। उसके बाद में यदि 2017 का पेपर देखें तो इसमें एसिलोमेट की परिभाषा पूछी। तो एसिलोमेट प्राणी मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है। उदाहरण देखें तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, सिरेंटेटा और टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेस इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसके बाद इसमें रेडिएटर समूह की परिभाषा पूछे। तो रेडिएटर समूह हमने समिति के आधार पर प्राणियों को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया था, बाइलेटेरिया और रेडिएटा। रेडिएटा में हमने ऐसे प्राणियों को रखा था जिनमें कि अरीय समिति या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद में हेक्सागेंट और हेक्सागेंट किस वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है, तो यह हमने देखा था ये संघ पोरीफेरा के जंतुओं में पाए जाते हैं और उनके वर्गीकरण में यह 2 वर्ग उपवर्ग आते हैं। तो आप पोरीफेरा का वर्गीकरण देख लेना, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में यदि हम अगला क्वेश्चन देखें तो यह पूछा गया था कि डाइजीनिया और मोनोजीनिया में अंतर क्या है। तो यह प्लेटी हेलमिंथेस का क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। आप क्लासिफिकेशन देख लेना, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको अंतर के आधार पर ही यह बता रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अकशेरुकी जंतुओं के वर्गीकरण का विभिन्न आधार। तो अभी मैंने आपको जो 2018 पेपर था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही बताया था कि जंतुओं का वर्गीकरण का आधार क्या है। उसके बाद में इसमें पूछा गया मेटाजोआ की परिभाषा। तो अभी हमने जब वर्गीकरण का आधार पढ़ा था तब यह देखा था कि जो कि ऐसे प्राणी जो कि बहुकोशिकीय है उनको हम संघ मेसोजोआ में रखते हैं। उसके बाद में ड्यूटेरोस्टोमिया डेफिनेशन, अभी हमने प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में अंतर देखा था। यह देखा था कि ड्यूटेरोस्टोमिया ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें पहले गुदा का निर्माण होता है और उसके बाद में मुख का निर्माण होता है। यह गुदा और मुख का निर्माण ब्लास्टोपोर से होता है। उसके बाद में सीलोम की परिभाषा यानी देह गुहा की परिभाषा और प्रकार। तो सीलोम देह गुहा की परिभाषा देखें तो हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राणियों में मेसोदर्म के 2 स्तर पाए जाते हैं और उन दोनों स्तरों के मध्य जो गुहा पाई जाती है वह देह गुहा कहलाती है। तो यह सब परिभाषा हुए प्रकार। तो देह गुहा के आधार पर
यदि हम प्रकार की बात करें तो यह निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहले हो गए एग हुई है एसिलोमेट, उसके बाद में स्यूडोसिलोम और सीडोसिलोम ऐसे प्राणी आते हैं जिनमें कि आभासी देखभाल पाई जाती है, मतलब कि मेसोडर्म है वो पैकेट्स के रूप में पाए जाते हैं और वास्तविक में मेसोडर्म अपूर्ण स्तर पर पाया जाता है। तो ऐसे प्राणी को हम सिलोमेट प्राणी कहते हैं। अब जो वास्तविक सिलोम या सिलोमेट है उसको हम पुनः दो भागों में मान सकते हैं, स्काइडोसिलोमेट और एंटीरोसिलोमेट। तो यह सिलोम या देखभाल के प्रकार हो जाएंगे। उसके बाद में 2016 में पेपर देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंच जगत वर्गीकरण में जगतों के नाम, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम थे उनके आपको नाम बताने थे। तो अभी हमने देखा था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 5 जगत यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिया से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया खंडी भवन के प्रकार। तो खंडी भवन हम जानते हैं कि दो प्रकार का पाया जाता है, एक स्यूडो सेगमेंटेशन और एक है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन हमने देखा था कि इनमें खंड तो बन जाते हैं लेकिन इनके अंदर है वो जो अंगों की व्यवस्था है वो नियमित नहीं होती है, मतलब एक निश्चित खंड में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद यदि हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखें तो इनमें जो खंड प्रत्येक अंग है वो एक निश्चित खंड में पाए जाते हैं और इनमें जो जंतु है उनमें खंडों की संख्या निश्चित रहती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा विदलन के प्रकार। तो विदलन सर्पिल या आर्य हो सकता है, उसके बाद में ये निर्धारित और अनिर्धारित प्रकार का भी हो सकता है, जो मैंने आपको वर्गीकरण के आधार बढ़ाते समय बताए थे। उसके बाद में होलोजिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक की परिभाषा, मतलब कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन पहले ग्रहण करते हैं उसके बाद में शरीर में उसका पाचन करते हैं, तो ऐसे प्राणियों को हम होलोजोइक कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया प्रोटोजोआ के उपसंगों का नाम। तो यह मैंने आपको प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन पढ़ाते समय आपको बताया था, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 2015 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें से वो था देव गुहा या सिलोम की परिभाषा। तो सिलोम की परिभाषा भी अभी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद समिति की परिभाषा ये भी हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रोटोस्टोम या ड्यूटेरोस्टोम में अंतर, ये भी मैंने आपको मुख्य अंतर बता दिया था और शेष अंतर आप है वो मेरे जो वर्गीकरण का आधार या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसके ऊपर भी जो नया है वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद में विभिन्न संरचनात्मक स्तर बताइए, विभिन्न संरचनात्मक स्तर भी मैंने आपको बताए थे। उसके बाद में प्रोटोजोआ के वर्गों तक का वर्गीकरण, तो ये बड़ा प्रश्न था। और आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि आपको बड़े प्रश्न में किसी संघ का वर्गीकरण पूछे तो पहले आपको उसके सामान्य लक्षण लिखने होंगे। उसके बाद में आपको पूछा गया जंतु जाति की परिभाषा, तो हम यहाँ पर सीधे जाति की परिभाषा भी कह सकते हैं। तो जाति की परिभाषा हम क्या कहेंगे, या जंतु जाति की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि यह जंतुओं का ऐसा समूह होता है जो आपस में स्वतंत्र पूर्वक प्रजनन कर सकते हों और जनन के फलस्वरूप है वो जननक्षम संतति उत्पन्न करते हो, ऐसे जंतु के समूह को हम जंतु जाति कहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया कि सिलेंट्रेटा के विभिन्न संघों का नाम, तो यह भी आप है वो सिलेंट्रेटा का जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर है मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। उसके बाद में ये पूछा गया पूरी फेरा के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण, तो ये दोनों वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यह 2013 में यह पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति से संबंधित आधारीय पुस्तक और वर्गीकृत का नाम बताइए। तो जब भी हम द्विनाम पद्धति की बात करते हैं तो कैरोनिलस लीनियस का नाम सबसे पहले देते हैं और उन्होंने अपना जो 61 नेचुरल पुस्तक है उसमें द्विनाम पद्धति की खूब विस्तृत रूप से उपयोग किया। इसी कारण हम कैरोनिलस लीनियस को द्विनामकरण पद्धति का पिता भी कहते हैं या फिर वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। उसके आगे पूरी तरह के विभिन्न वर्गों के नाम ये वर्गीकरण से संबंधित है। उसके बाद में हमने प्लेटी एमेंथिस के मुख्य लक्षण
तो प्लेटी हेलमिंथेस के मुख्य लक्षण में मैंने आपको बताया था कि यह अगुए प्राणी होते हैं, इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, इनमें आनाल अल्प विकसित होती है और परजीवी प्राणियों में यह पूर्णतः अनुपस्थित होती है। इनके अधिकतम पर क्रिटिकल कार्बन पाया जाता है। इनमें विशेष लक्षण था कि इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है जो उत्सर्जन में सहायक होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अधिकतम है उसमें क्रिटिकल कार्बन पाया जाता है जो कि एक प्रकार का परजीवी अनुकूलन है। उसके बाद में हमने बताया था कि इसमें आसंजक अंग पाए जाते हैं जो कि चूसक और हुक्स होते हैं जो कि परपोषी से चिपकने तथा परपोषी से आहार ग्रहण करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मैंने और भी लक्षण बताए थे जो कि प्लेटी हेलमिंथेस की कॉमन कैरेक्टर्स में आपको मिल जाएंगे। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है। उसके बाद में साइटोफिलोमेट और एंटेरोफिलोमेट में अंतर पूछा गया। उसके बाद में वापस कोरिफेरा के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण पूछा गया। तो ये थे पिछले साल में यूनिट फर्स्ट से आने वाले क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा।